Hello everyone, welcome here. Today is going to second lecture of गुप्ता डायनेस्टी. अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको चैनल पर जाके देख सकते हैं. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. आप चाहें तो मैं जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा उनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भागवत की तरह से सुन भी सकते हैं. एवरीथिंग ऑन योर हैंड. लेट्स प्रोसीड. तो पहला क्वेश्चन है, द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इन इंडिया अर्ली 6th सेंचुरी. 6वीं शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? फर्स्ट ऑप्शन इज यावन चोंग, सेकेंड इज फाइयान, थर्ड इज सुंग यून एंड डी इज इत्सिंग. तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है. तो इसका करेक्ट आंसर है सुंग यून. सुंग यून जो था चाइनीज ट्रेवलर पिलग्रिम, ये 6th सेंचुरी में इंडिया में आया हुआ था. एंड फाइयान के बारे में मैंने कल के लेक्चर में बताया था. ये चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में इंडिया में विजिट किया था इसने. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. गुप्ता एम्परर क्लेम्ड डिवाइन राइट फॉर देमसेल्फ. सेकेंड, देयर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड. एंड थर्ड वन इज दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स. तो आप इन तीनों स्टेटमेंट से बता दीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. नीचे दिए हुए ऑप्शन में से क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट. एंड ऑप्शन डी 2 and 3 आर राइट. तो आप बता दीजिए इसमें से. तो इसमें गुप्ता एम्पेरियर क्लेम डिवाइन राइट फॉर देमसेल्फ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है. इन्होंने अपने लिए जो है डिवाइन राइट क्लेम करे हुए थे. एंड ये ब्राह्मण लोगों को बहुत ज़्यादा मानते थे. डियर एडमिनिस्ट्रेशन इज हाईली सेंट्रलाइज्ड. नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई भी बात नहीं थी. यहाँ पर जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज था. और ये 4 तरीक़ों से बटा हुआ था. सबसे नीचे ग्रामिक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट में इसमें विषयपति होता था. एंड जिसको स्टेट बोलते हैं उसे जो है भुक्ति रूल करता था. एंड सबसे ऊपर एम्परर. तो मैं एक बार इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बता देता हूँ कि ये कैसे था. सबसे ऊपर किंग के नीचे आता था भुक्ति. भुक्ति के नीचे था विषयक. विषयक के नीचे था विधि. और सबसे लास्ट आता था ग्रामिक. तो ऐसे जो है गुप्त काल में शासन होता था. सबसे ऊपर राजा होता था. राजा के नीचे से भुक्ति होते थे. जो भुक्ति पर शासन करता था उसे उपारिक बोलते थे. उसके नीचे विषयक होते थे जिसको जिला बोलते थे. और जो जिला चलाता था उसे विषयपति बोलते थे. जो विधि थे, विधि को आप अभी का ब्लॉक लेवल समझ सकते हैं. ब्लॉक को जो चलाता था उसे आयुलन बोलते थे. और जो ग्राम को चलाता था उसे ग्रामिक बोलते थे. एंड थर्ड वन, दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स. ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है. इन्होंने जो है ज़मीन दान पे देने के ट्रेडिशन को बढ़ाया था. और ये स्टार्ट जो है इससे पहले सातवाहन ने किया था. आई होप ऑल 3 स्टेटमेंट आर क्लियर. आप चाहें तो इन फैक्टों को नोट कर सकते हैं. वैसे ये सारी बातें मैंने कल के लेक्चर में बताई हैं. तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं.
विथ रेफरेंस टू लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो गुप्ता पीरियड में विस्टी होते थे उसके बारे में इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपुल। इट वॉज टोटली absent इन मध्य प्रदेश एंड कठियावाड़ रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। द फोर्स्ड लेबर वॉज entitled to weekly wages and the eldest son of labor was sent to the forced labor। अब आप लोग बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो विष्टी था उसे एक अनपेड लेबर की तरह कंसिडर किया जाता था, जिसे हम कुली बेगार भी समझ सकते हैं। एंड बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। इसमें मैंने मेंशन इसलिए किया है यूपीएससी 2019, ये जब से यूपीएससी में पूछा गया है उसके बाद से कम 10 से 12 बार सारे स्टेट पीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इससे बनने वाले जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ध्यान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि इसका सही आंसर क्या है वो हमें पता हो। बिकॉज अगर हमें सही पता ना हो तो हम इसमें ऑप्शन सी की तरफ भी जा सकते हैं जो बिल्कुल गलत है। एंड ये ऑप्शन यूपीएससी के आंसर की से वेरीफाइड है, तो इसका सही आंसर ए ही होगा। तो चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सांख्य स्कूल। ऑप्शन नंबर ए, सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ऑप्शन नंबर सेकेंड, सांख्य होल्ड्स दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज ओनली टू इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एंड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, तो इसका आंसर ओनली 2 इज़ करेक्ट होगा। मैं आपको थोड़ा सा जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल थिंकिंग थी इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे ये जब मौर्यन पीरियड ओवर हुआ था उसके जो ट्रांजैक्शन फेज था उसमें ये 6 टाइप का ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है इंडिया में आए थे। ये एक थिंकिंग थी जिसमें जो डिफरेंट टाइप के फिलोसफर थे उन्होंने काम किया और अपनी अपनी फिलोसफी दी। जो सांख्य थे ये भी जो है ऑर्थोडॉक्स होते थे, और जो ऑर्थोडॉक्स थे उनकी थिंकिंग होती थी, इन्होंने कभी वेदास को डिनाई नहीं करा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फेज वाले थे। जो मौर्यास का टाइम था उस टाइम पर जो है आप सभी लोगों को पता होगा, जब मौर्य थे तो जो है बुद्धिज़्म जो है अपने पीक पे था। बुद्धिज़्म जो है पीक पे था और बुद्धिज़्म ने जो है टोटली जो है वेदास को डिनाई कर दिया था। दे डिडंट बिलीव इन वेदास कॉन्सेप्ट। जो बुद्धिज़्म वाले लोग थे ये वेदों के कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। तो जब ट्रांजैक्शन फेज स्टार्ट हुआ तो तब ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग स्टार्ट हुई थी। तो ये ऑर्थोडॉक्स जो है वेद को तो मानते थे बट इनके कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट रहते थे। तो मैं आपको जो है 6 डिफरेंट जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे उनके बारे में बता देता हूँ। इसमें जो सबसे पहले जो है एक न्याय दर्शन था। न्याय दर्शन जो है गौतम ऋषि ने दिया था। इसमें जो
न्याय दर्शन था, ये गौतम ऋषि के द्वारा किया था। इनका फोकस जो एपिस्टेमोलॉजी और डिबेट पे था, यानी कि इनकी जो साइकोलॉजी थी, यानी कि इनका जो दर्शन शास्त्र था, तो ये लोग इस कॉन्सेप्ट पे बात करते थे कि जो भी कॉन्सेप्ट वेद में दिए गए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए, और एकदम बेसिक लैंग्वेज में अगर बात किया जाएगी, आइए हम बहस करेंगे इस बारे में। लेट सपोज अगर कोई भी रिचुअल्स हैं, कोई भी अगर नियम है, तो हम उस पर बैठेंगे, अपनी लॉजिकल रीजनिंग के साथ बात करेंगे एंड एक कंक्लूजन ड्राइव करेंगे। ये सारी बात जो है न्याय ऑर्थोडॉक्स स्कूल में बताई थी, और इसके फाउंडर जो है गौतम ऋषि थे। नेक्स्ट आते वैशेषिक के फाउंडर जो है कणाद थे, और ये लोग मेटाफिजिक्स, एटोमिज्म और डिफरेंट टाइप के करेक्टराइज के बारे में बात करते थे। तो मैं आपको एक बार मेटाफिजिक्स और एटोमिज्म के बारे में बता देता हूँ। मेटाफिजिक्स का सीधा सा मतलब है एक बहुत बेसिक लेवल पर जाके एकदम वाहियात सी बात करना। वही बात जो है इसमें होती थी। मेटाफिजिक्स का सीधा सा मतलब है, इनके इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, क्या भगवान होते हैं? हाँ होते हैं। तो कैसे होते हैं? काले होते हैं या गोरे होते हैं? तो भगवान मेल है या फीमेल है? फीमेल है तो मेल कैसे आया? तो इस टाइप की जो सारी की सारी थिंकिंग थी, वो सारी वैशेषिक वालों की थी। और ये सारी जो चीज़ लेके आए थे, ये कणाद जी लेके आए थे, और जो अभी भी चल रही है। उसके बाद आते हैं सांख्य वाले, और सांख्य वालों ने दो चीज़ों पर बात करी थी। एक हमारी इनर कॉन्शियस, एक प्रकृति, यानी कि एक अंतरात्मा और एक बाहरी संसार। ये सारी बातें सामख्या के उसमें करी थी। और लेटेस्ट ट्रेंड में अगर आप सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आचार्य प्रशांत है, तो वो सामख्या की ही बातें करते हैं। तो वो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को लेके पकड़ के चलते हुए हैं। योगा तो किसी को क्या ही बताना। बाबा रामदेव जो फॉलो कर रहे हैं, जिसको चला रहे हैं, वो सारे की सारा योगा ही है। और ये कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस पतंजलि ने करा था। उनका तो ब्रांड नेम ही पतंजलि है, तो ये तो सभी को पता होगा, आई होप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मीमांसा का। मीमांसा का वो फाउंड किया था जैमिनी ने, और इन्होंने जो है वैदिक रिचुअल्स बताए थे। जो भी रिचुअल्स आज की डेट में जो है हिंदुज़म में फॉलो होते हैं, सारे जो अभी जो है उत्तराखंड में यूसीसी के द्वारा जितने रूल्स डिनाई करे गए हैं, यूसीसी के तो जो रूल्स हटे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा, वो उससे पहले जो बने हुए थे, ये सारे के सारे जो है जैमिनी के द्वारा बनाए गए थे। और इन्होंने ये रिचुअल्स को फाउंड किया था। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड की हैं। आपको अपने घर में कोई भी ऐसा ट्रेडिशन नज़र आता है जो आपको पसंद आता है या नहीं आता है, वो सारे के सारे जैमिनी जी के द्वारा दिए गए थे। और इन्होंने ही जो है इनको जो है कोडिफाई करके जो है प्रेजेंट किया था। देन आते हैं वेदांता। वेदांता जो है वात नारायण ने दिया था वेदांता को कॉन्सेप्ट। और इन्होंने जो है जो उपनिषद थे उन्हीं को ही समराइज करके जो है अल्टीमेट रियलिटी पे पहुंचने का मार्ग बताया था। और उसके बाद जो वेदांता का कॉन्सेप्ट था, ये भी आगे को डिफरेंट वे में बटा। तो फिर इसमें जो है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट आए थे, वो सब वेदांत से आगे को निकल के बढ़कर आए थे। बाकी अगर आपको किसी भी फिलॉसफी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप डाउन करना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और अदरवाइज अगर किसी को भी अगर पीसीएस का मेंस लिखना है तो अब उसमें जो एथिक्स सब्जेक्ट है उसमें ये सारी की सारी फिलॉसफियाँ डीप डाउन में पढ़ाई जाती हैं। और अगर किसी ने भी अगर मेंस लिखा हो या एथिक्स पढ़ा हो तो उन लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट? क्रिप्टो बुद्धिस्ट नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए शंकरा, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी रामानुजा एंड ऑप्शन डी पतंजलि। तो बताइए आप सब लोग कौन सा आंसर करेक्ट है?
तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, डेट इज शंकराचार्य। शंकराचार्य इज करेक्ट आंसर। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो इसे काट दीजिए। वैसे ऑप्शन ए इज करेक्ट है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। फिर तो बुद्धिस्ट जो है आचार्य शंकराचार्य को बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन किसके दर्शन को कहते थे? जैनिज्म को, बुद्धिज़्म को, चारवाक को, या सांख्य दर्शन को? कौन से दर्शन को लोकायत दर्शन कहते थे? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। जो चारवाक दर्शन थे उसी दर्शन को जो है लोकायत दर्शन भी कहते थे। और इनकी फिलॉसफी ये थी कि आज में जियो, जो भी करना है अभी करो। और ये मोस्ट रेडिकल और मेटरलिस्टिक था। मतलब सबसे खतरनाक फिलॉसफी जो इंडिया में चली थी वो यही चली थी। ये इन्हीं की फिलॉसफी थी कि जब तक जियो शान से जियो, घी पियो चाहे उधार लेके पियो। तो ये फिलॉसफी पर वर्क करने वाले चारवाक थे। और ये सबसे ज़्यादा जो है डिनाई करी गई फिलॉसफी थी। और इसके बारे में जो पता भी चलता है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड के जो राइटर्स थे उन्होंने कुछ कुछ इसके बारे में लिखा गया है। और ऐसा कोई भी इसका फिलॉसफर नहीं मिलता है। बाकी कुछ माधवाचार्य की जो टेक्स्ट हैं उनमें जो है हमें पता चलता है कि चारवाक का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में चलता था। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन कोड। विक्रम संवत 58 BC में स्टार्ट हुआ। शक संवत जो है 78 BC AD से स्टार्ट हुआ। गुप्ता एरा जो है 319 AD से स्टार्ट हुआ। एंड द एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगेन विथ 1192 AD। तो आप सब लोग बताइए इसमें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। और ऑल 4 आर करेक्ट। इसका आंसर होगा ऑल 4 आर करेक्ट। इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। जो विक्रम संवत था वो 58 BC से स्टार्ट हुआ था। जो शक संवत था वो 78 AD से स्टार्ट हुआ था। गुप्ता एरा 319 से स्टार्ट माना जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त ने जो है 319 से स्टार्ट किया था और उसी को ही रियल फाउंडर माना जाता है। अगर हम एनिशेंट कैलकुलेट करेंगे तो श्रीगुप्त ने जो है अप्रॉक्सीमेट 275 AD से जो है शासन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये तब जो है फ्यूडिटरी थे कुषाण के। जो गुप्तास थे वो कुषाणास के फ्यूडिटरी थे। और ये जो फ्यूडिटरी का सिस्टम था ये सातवाहनों ने इंट्रोड्यूस किया था। सातवाहन ने जो है ये फ्यूडिटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और तब से लेके ये इंडिया में चला आ रहा है, बस चला ही आ रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गांधिया। ये क्या चीज़ था गांधिया? एक कॉइन था, लैंड टैक्स था, ट्रेड टैक्स था, या कोई एक मिलिट्री ऑफिसर था। तो ये एक टाइप का कॉइन था और ये पोस्ट गुप्ता एरा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ मौखरी वॉच। जो मौखरी डायनेस्टी थी उनकी कैपिटल कहाँ थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी पोरोसपुर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो आप सब लोग इसका राइट आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कन्नौज। जो मौखरी डायनेस्टी थी वो कन्नौज से रूल करती थी और जो मौखरीज थे वो गुप्ताज के फ्यूडिटरी थे। ये जो कन्नौज के रूलर्स थे इनके फाउंडर जो है हरिवर्मन थे, हरिवर्मन, इसके बाद आदित्य वर्मन, देन ईशान वर्मन, उसके बाद सर्वे वर्मन और सबसे लास्ट था ग्रहवर्मन। सबसे लास्ट रूलर जो कन्नौज में जो है मौखरी डायनेस्टी थी इनका लास्ट रूलर था ग्रहवर्मन। और ग्रहवर्मन को जो है शशांक गौड़ जो बंगाल का राजा था उसने मार दिया था। जो बंगाल किंग था शशांक गौड़। शशांक गौड़ ने जो है इसकी ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। और जो ग्रहवर्मन था, जो इसकी वाइफ थी वो हर्षवर्धन की बहन थी। और हर्षवर्धन कौन था? जो थानेश्वर से रूल करता था। तो ये सारे जो किंग थे ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, सभी के सब एक साथ शासन करते थे। तो ये इनके बेस्ड क्वेश्चन आगे को आते रहेंगे। एंड तो देन मैं आप लोगों को क्लियर करते रहूँगा कि कौन किस समय था, कहाँ से शासक कर रहा था और किस किस समय में क्या क्या हो रहा था। चलिए आप सब लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdom were holding power in northern India? तो बेसिकली ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है इंडिया में जब गुप्ता का डिक्लाइन हो रहा था, डैट मीन्स 1500 AD टू 700 AD, इनके बीच में कौन कौन सी डायनेस्टी हैं इन सब में से जो इंडिया में रूल कर रही थी? गुप्तास ऑफ मगधा, परमार्स ऑफ मालवा, पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, मौखरीस ऑफ कन्नौज, यादवास ऑफ देवगिरी एंड मैत्रिकास ऑफ वल्लभी। तो बताइए इनमें से कौन कौन सी डायनेस्टी थी जो इंडिया में रूल इन 200 सालों के बीच में नहीं कर रही थी? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप थोड़ी सी भी लॉजिकल गेसिंग लगा सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मैं एक बार आप लोगों को इन सारी डायनेस्टी का पर्टिकुलरली टाइम पीरियड बता देता हूँ जिससे आपको नेक्स्ट टाइम पे रेफरेंस के लिए याद रहेगा। जो गुप्तास और मगधा थे ये 7th सेंचुरी में रूल कर रहे थे और ये तो गुप्ता की ही एक टाइप से लेटर गुप्तास ही थे जो लोग जो है बिहार से शासन कर रहे थे। एंड जो ये परमार डायनेस्टी थी ये मध्य प्रदेश में मालवा में रूल करते थे 9th to 14th सेंचुरी। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। एंड पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर ये 6th to 7th सेंचुरी पर रूल करते थे और ये लेटर गुप्तास थे। एंड मौखरीस ऑफ कन्नौज सेम, अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये दोनों जो है एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। और इसी में ही जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने जो है बंगाल के राजा जो है शशांक गौड़ को मारा था क्योंकि शशांक गौड़ ने मौखरी के लास्ट राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। एंड ग्रहवर्मन की जो वाइफ थी वो हर्षवर्धन की बहन थी। डेट्स वाई जो है हर्षवर्धन ने शशांक गौड़ की हत्या कर दी थी। तो ये सब लोग अगर आपने पढ़ा होगा जो यादवास ऑफ देवगिरी थे ये महाराष्ट्र में रूल करते थे और ये लोग जो है 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के टाइम पे रूल करते थे। और लास्ट वन मैत्रिका ऑफ वल्लभी, ये लोग वल्लभी गुजरात से शासन करते थे और इन लोगों ने 5th से लेके 8th सेंचुरी तक जो है रूल किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड 2 ग्रेट रिलीजन कन्वेंशन इन। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक
आयोजन कौन सी 2 जगहों पे किया गया था? ए है कन्नौज और प्रयाग में, बी है प्रयाग और थानेश्वर में, सी है थानेश्वर और वल्लभी में, और डी है वल्लभी और प्रयाग में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज और प्रयाग में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन जो है महायान जो शाखा थी बुद्धिज़्म की, तो उसका बहुत बड़ा फॉलोअर था। तो जिस टाइम पे हर्षवर्धन रूल कर रहा था, तो उस टाइम पे संगम पीरियड का भी बूमिंग स्टार्ट हो रही थी। जो हमारा साउथ इंडिया है, यहाँ पे संगम लिटरेचर चल रहा था और संगम पीरियड चल रहा था। तो उसी से जो है प्रभावित होके ह्वेनसांग ने जो है नहीं हर्षवर्धन ने जो है ह्वेनसांग को बुलाकर जो है यहाँ पर कन्नौज और प्रयाग में 2 कन्वेक्शन स्टार्ट करवाए थे। एक जो है ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड था, दूसरा बुद्धिज़्म से रिलेटेड था। तो और इसी काउंसिल को जो है 6th बौद्धिस्ट काउंसिल भी बोलते हैं, जो इसने जो है प्रयागराज पे करवाई थी। तो इसी को जो है 6th बौद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। तो अगर हम लोगों ने बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर दी है, तो आई होप आप लोगों को 4 जो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल है तो उसके बारे में पता होगा। तो मैं आप लोगों को एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहली जो हुई थी, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसकी एक ट्रिक है। कैसे? सबसे लास्ट 4th वन कुंडलवन कश्मीर में, पीए मीन्स पाटलिपुत्र, वे मतलब वैशाली, और सबसे आर्य मतलब राजगृह। तो ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल इन जगहों पर हुई थी। तो आप लोग इन चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को रावा पाका करके याद कर सकते हैं। और इसमें जो 6ठी बुद्धिस्ट काउंसिल माना जाता है, जो प्रयाग में हर्षवर्धन ने कराई थी, उसको माना जाता है। और ये ह्वेनसांग की जो है प्रेजेंस में कराई थी। और इसमें इसने जो है इतना अच्छा डोमिनेंस और प्रभाव दिखाया था, तो उसके बाद इसे जो है इसे नालंदा में एज ए प्रोफेसर भी जो है साइन करवा दिया था। दैट इज़ द डीप डाउन ऑफ हिस्ट्री। तो आई होप आप लोगों को ये सभी बातें पता होंगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाई। हर्षवर्धन के जो है जो उसने साउथ की ओर को अभियान चलाया था, उसको नर्मदा नदी के किनारे किसने रोक दिया था? ऑप्शन 1 इज पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन सी विक्रमादित्य फर्स्ट, एंड ऑप्शन डी इज विक्रमादित्य सेकंड। तो आप लोग बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो पुलकेशिन सेकंड था, चालुक्य किंग, उसने जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया था। और हर्ष के जो है साउथ अभियान को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइनीज ट्रेवलर यूंग च्वांग, और जिसी को ह्वेनसांग भी बोलते हैं, विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट which of the following statement is are correct? The road and river road were completely immune from robbery. Option second is as regard punishment of offence, orders by fire, water and poisons were the instrument for determining the innocence or guilt of a person. Option third, the tradesmen had to pay duties and फेरीज एंड बैरियर्स इन द स्टेशन। तो आप लोग बताइए इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है या कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। इनमें से आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका आंसर इससे बन जाएगा। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जो रोड एंड रिवर जो है कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, ये ऑप्शन बिल्कुल ही बकवास बात है। ह्वेनसांग जब इंडिया में ट्रैवल करा था तो उस टाइम पे हर्षवर्धन रूल कर रहा था, और रॉबरी तो छोड़ो, जो इसकी सिस्टर का हस्बैंड था ग्रहवर्मन, उसी की हत्या हो गई थी। तो
रॉबरी से तो कहाँ ही इम्यून करवाना इन्होंने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म कसूया हैज़ बीन यूज्ड फॉर, द कसूया टर्म किस चीज़ के लिए यूज होता था? कॉटन, ऑप्शन ए कॉटन के लिए, ऑप्शन बी फ्लैक्स के लिए, ऑप्शन सी सिल्क के लिए एंड ऑप्शन डी वुल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिल्क के लिए। एंड ये तो इजी गोइंग क्वेश्चन भी हो जाएगा क्योंकि जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो सिल्क ट्रेड के लिए फेमस है। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही ईजी है, बट ये जब रैंडम क्वेश्चन में पूछा जाता है तो दैट टाइम इट बिकम टू वेरी टफ टू सॉल्व। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, जो वेनसांग था इसने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है डी नालंदा। नालंदा में इसने पढ़ा था और इसका रेफरेंस मैंने अभी बता दिया है। जब 6th बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी प्रयागराज पे, तो तब से इसे जो है वहाँ पर एज अ प्रोफेसर भी नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के बीच में है। द डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर्स टू द सोर्स ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। जो हर्षा पीरियड में हुंडी शब्द था उसका यूज किस चीज़ के लिए होता था? तो ऑप्शन ए इज एडवाइजरी इशूड बाय किंग टू हिज सबॉर्डिनेट, जो राजा था उसकी एडवाइजरी होती थी अपने सबॉर्डिनेट के लिए। अ डेयरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट, डेयरी के प्रोडक्ट जो डेली यूज होते थे। बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के बिल। एंड लास्ट ऑप्शन इज एन ऑर्डर फ्रॉम ए फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबॉर्डिनेट, जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे उसका जो है अपने सबॉर्डिनेट के लिए ऑर्डर। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये भी एक बार यूपीएससी ने पूछा है और उसके बाद एक बार यूपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कभी ना कभी यूपीपीएससी में भी ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चाइनीज पिलग्रिम फायान अटेंड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्का। द चाइनीज पिलग्रिम वेनसांग मेड हर्षा एंड फाउंड एंटागोनेटिक्स ऑफ बुद्धिज्म। तो आप लोग बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? जो चाइनीज पिलग्रिम जो है फायान था वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में आया था जो कनिष्का ने हेल्ड करी थी। एंड ऑप्शन बी इज जो चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग था वो हर्षा से मिला था और उसने जो है बुद्धिज्म के विपरीत कार्य करने के लिए उसे प्रेरित किया था। एज ऑफ नाउ वैसे तो इसका आंसर बताना नहीं चाहिए, ये बहुत ही आसानी से हो गया होगा, लेकिन इसका जो है नाइदर वन नॉट टू होगा क्योंकि फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के, जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसके टाइम पीरियड में आया था। तो वेयर इज कनिष्का टोटली बकवास ऑप्शन है। एंड द चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग ये तो जो है बुद्धिज्म ही को ही मानते थे, तो कहाँ इन्होंने उल्टा करना। तो दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। आंसर विल बी नाइदर वन नॉट टू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मैंशन बाई वेनसांग, अबयुद्दीन, अल-मसूदी एंड अल-बरूनी। एंड सेकेंड ऑप्शन इज द पिलग्रिम टू संबलपुर वॉज एसोसिएटेड विथ सन वर्शिप। तो दो ऑप्शन दिए हैं आपको। जो सन टेम्पल है मुल्तान का, इसके बारे में वेनसांग ने और अबूजियाद ने, अल-मसूदी ने और अल-बरूनी ने जो है अपने किताबों में कहीं ना कहीं पर मेंशन किया है। और जो पिलग्रिम थे संबलपुर के, वो जो है जो सन टेम्पल था उसकी जो है पूजा पाठ से एसोसिएटेड थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप लोगों को कभी भी एग्जाम में दिख जाते हैं तो यू हैव टू सपोज टू बी इट करेक्ट, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने
कहीं से ये फैक्ट उठा के अगर आपको बताया है कि किसी मुल्तान नाम की जगह पर कोई एक सूर्य मंदिर है और उसके बारे में इन लोगों ने अपनी किताबों के बारे में बताया है, इसका मतलब जो एग्जामिनर है उसने कहीं ना कहीं पर जो है ये बात पढ़ ली है कि उसने ये बात बताई है। अदरवाइज़ किसी भी एग्जामिनर को ये बात सपने में नहीं पता चल सकती है कि सन टेम्पल के बारे में ह्वेनसांग ने या किसी भी राइटर ने कहीं पे भी कोई भी बात लिखी गई है। तो आप जो चेंजिंग ट्रेंड है उसके हिसाब से इस बात को ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज नोट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों का हमेशा आंसर बोथ 1 और 2 आर करेक्ट ही होगा। चाहे तो आप कहीं भी किसी भी और क्वेश्चनों पे चेक कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। जो सामंतवादी सिस्टम था उसके बारे में निम्न में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वीक प्रोविंशियल एंड लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो सेंट्रल होता था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था पॉलिटिकली, एंड जो प्रोविंशियल थे और लोकल अथॉरिटी थी वो बहुत ही वीक होती थी। इमरजेंस ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड। जो लैंड का पोजीशन था उसका एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट हो गया था। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल एंड लॉर्ड वैसल का जो है फ्यूडल लॉर्ड के साथ रिलेशनशिप का ओवरलोड था। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका है ऑप्शन 2 और 3 आर करेक्ट। जो फ्यूडल सिस्टम था उसमें जो है जो पावर थी वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड बचे रिमेनिंग 2 के 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं और आप लोगों को बताना है मैच करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन एंड बाणभट्ट। तो कौन किसके पीरियड में था ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड ये नवरत्न में थे। और आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आर्यभट्ट भी थे। और जिन्होंने जीरो की खोज करी थी, बट ये नवरत्न में नहीं थे, ये भी कई बार पूछा जाता है। हरिसेन समुद्रगुप्त जिन्होंने पर्याप्त प्रशस्ति लिखी थी, एंड बाणभट्टा हर्षवर्धन के उसमें। तो 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर द 4 मोनेस्ट्री स्टेबलाइज्ड बाय द आदि शंकराचार्य सिचुएटेड। जो आदि शंकराचार्य ने 4 मोनेस्ट्रीज बनाई थी तो वो कहाँ कहाँ पर हैं। श्रीनगर, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, पुरी, श्रीनगर, द्वारका या वाराणसी। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा। जो 4 मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी, एक जोशीमठ में बद्रीनाथ, द्वारका में द्वारकापुरी, पुरी में पुरी मंदिर और श्रृंगेरी जो है रामेश्वरम में तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये 4 जो है मोनेस्ट्री जो है शंकराचार्य के द्वारा बनाई गई थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने यहाँ पर जितना भी टाइम दिया है उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी यहाँ खुश रहिए, मस्त रहिए और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।